हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। तो चैप्टर क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्टेरॉयड, मेट्रॉइड्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सनसेट के बाद स्काई को देखना क्या है, बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल लगता है। ठीक है, अब जैसे ही सनसेट होता है और थोड़ा अंधेरा होता है तो हमें स्काई के अंदर क्या है, 1 और 2 ब्राइट डॉट्स देखने को मिलते हैं। ब्राइट डॉट्स मतलब चमकीले बिंदु। ठीक है, अब जैसे ही थोड़ा और अंधेरा होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो नंबर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ब्राइट डॉट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, और पूरा जो स्काई है वो ब्राइट डॉट्स से भर जाता है और ऐसा लगता है कि सारे के सारे ब्राइट डॉट्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता है, इनमें से कुछ जो है वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, वो सिंपली क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। ग्लो करते हैं मतलब चमकते हैं, विदाउट एनी फ्लिकर, मतलब बिना किसी फ्लिकर के वो ग्लो करते हैं। फ्लिकर का मतलब क्या होता है, उनकी ब्राइटनेस का कम या ज़्यादा होना। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लिकर कर रहा है मतलब वो ट्विंकल कर रहा है। तो कुछ ऑब्जेक्ट सिंपली ग्लो करते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि अधिकतर समय रात के टाइम अपने को मून भी देखने को मिलता है, लेकिन क्या होता है कि वो कभी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट शेप में अपने को देखने को मिलता है। लेकिन एक रात ऐसी होती है जिस दिन अपने को मून जो है फुल साइज में देखने को मिलता है। उस नाइट को बोलते हैं हम फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन आपको मून जो है फुल साइज में देखने को मिलता है। फिर फोर्टनाइट लेटर मतलब 15 दिन बाद, है ना, तो 15 दिन बाद क्या होगा, आपको जो मून है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। उस नाइट को अपन बोलते हैं अमावस्या, है ना। तो अमावस्या को आप देखोगे कि जो रात है वो कैसी है, अंधेरी रात है, एकदम काली रात होती है ना। और पूर्णिमा को आपको एकदम चांदनी रात मिलेगी, मतलब फुल मून आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, जो चीज़ें हमें रात में देखने को मिलती है जैसे कि मून और जितने भी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिन में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में जो सन की लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, ब्राइट होती है ना। तो इस ब्राइट लाइट की वजह से हमारी आँखें जो हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम रात में देख पाते हैं उनको दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। तो देखो, जो भी चीज़ें रात में चमक रही है जैसे कि मून हो गया और जितने भी ऑब्जेक्ट्स, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हो गए, और जो दिन में सन हमें दिखाई देता है, ये सारी जो बॉडीज़ हैं इनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, है ना। ओके, अब देखते हैं स्टार क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं। तो देखो, स्टार्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा बिग और हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, है ना। और ये जो स्टार्स हैं ना वो काय के बने होते हैं, गैसेस के बने होते हैं। कौन सी गैसेस होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बनते हैं। और ये जो स्टार्स हैं उनके पास में खुद की हीट होती है और लाइट होती है, जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं। मतलब उनमें से जो लार्ज अमाउंट में लाइट और हीट जो है निकलती रहती है ना। और जो हमारा सन है वो भी क्या है, एक स्टार है ना। तो आसमान के अंदर इतने काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हमें दिखते हैं, अनगिनत जो स्टार्स दिखते हैं वो एक्चुअल में क्या है, सन के जैसे ही होते हैं, है ना। और हमें उनकी जो हीट है वो फील नहीं होती है क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसी वजह से हमें उनकी लाइट और हीट फील नहीं होती और वो हमें बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो एयरप्लेन्स हैं वो जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ रहे होते हैं तो हमें क्या, बहुत ज़्यादा स्मॉलर दिखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं, जबकि उतने छोटे वो होते नहीं हैं, है ना। तो वो दूर उड़ रहे होते हैं, इस वजह से हमें छोटे दिखते हैं। ठीक है, अब नाइट के समय जब हम स्काई को देखते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो स्टार्स के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना वो अलग अलग क्या बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, है ना। तो इन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, है ना। उसका एक एग्जांपल है ओरसा मेजर या फिर बिग बियर, है ना। और एक कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम है सप्तऋषि, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजीली रिकोगनाइजेबल है। रिकोगनाइजेबल है मतलब कि हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई
कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ना। तो अब सप्तऋषि का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। 7 स्टार्स का क्या है? एक ग्रुप है। और ये जो सप्तऋषि है वो क्या है? उर्सा मेजर का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 7 स्टार्स का क्या है? एक ग्रुप है ना। तो 7 स्टार्स का ग्रुप है और ये भी क्या है? कॉन्स्टलेशन है। अच्छा, एंशियंट टाइम्स में मतलब पुराने समय में रात के टाइम में लोग डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए स्टार्स की हेल्प लिया करते थे। ठीक है, तो एक स्टार है नॉर्थ स्टार, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और इसको पोल स्टार भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पोल स्टार है, ये नॉर्थ स्टार है, वो हमेशा सेम डायरेक्शन में स्काई के अंदर सेम पोजीशन में रहता है। ठीक है, अगर हमें नॉर्थ स्टार को अगर लोकेट करना हो तो हम क्या करेंगे? ये जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि की हेल्प से अपन इसको लोकेट कर सकते हैं। तो ये जो 2 स्टार हैं सप्तऋषि के, इनको पॉइंटर स्टार्स बोलते हैं। यदि अगर इन 2 स्टार्स से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करें तो वो जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ स्टार की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ स्टार से अपन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन को अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट जो बर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है? एक ग्रीक बर्ड है ना, प्लांटई से मिलके बना हुआ है, प्लांटई से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? वॉन्डर्स, है ना। प्लैनेट्स भी क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, सन के चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्लैनेट्स के पास में खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती है, तो उनको लाइट कहाँ से मिलती है? तो वो जो उनको जो सारी लाइट होती है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, जो कि हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है ना। सन भी क्या है? एक स्टार है, और उससे हमें हमारी जो अर्थ है उसको क्या मिलती है? लाइट मिलती है और हीट मिलती है। ठीक है, अगर हम अर्थ को काफ़ी दूर से देखें, जैसे कि मान लो सपोज़ करो हम मून से अगर हम अर्थ को देखते हैं, है ना, तो हमें जो अर्थ है वो भी चमकती हुई दिखेगी, और वो भी हमें कैसे दिखेगी? जैसे कि मून दिखाई देता ना, वैसे ही हमें अर्थ भी दिखाई देगी। ठीक है, तो अब ये जो मून है ना, वो मून क्या है? अर्थ का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि इंसान बनाता है और वो स्पेस में छोड़ता है, तो वो सैटेलाइट्स अलग होते हैं। और ये जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो ये क्या करता है? अर्थ के आसपास रोटेट करता है, अर्थ के चक्कर लगाता है ना। तो ऐसे ही अर्थ क्या एक प्लैनेट है ना। हमारा जो अर्थ है वो भी क्या है? एक प्लैनेट है। और अर्थ की तरह और भी 7 अदर प्लैनेट्स हैं जिनके अपने, इनमें से कुछ के अपने खुद के मून्स हैं, मतलब कि उनके खुद के सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो सोलर सिस्टम का जो हेड है वो क्या है? सन है। सन के अलावा फिर 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ सैटेलाइट्स हैं, और क्या है? अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। ठीक है, ये देखिए सन के आसपास जो हैं अदर प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो सन के सबसे पास में कौन सा है? मरकरी। मरकरी के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो कौन सा है? वीनस। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा अर्थ। ठीक है, उसके बाद आता है मार्स। अब ये जो मार्स है इसको बोलते हैं रेड प्लैनेट। क्यों रेड प्लैनेट बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, और इस वजह से उसका जो कलर है वो कैसा हो गया? रेड होगा। इसी वजह से इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। और हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, इस वजह से। ठीक है, और अर्थ का ट्विन जो है वीनस को बोला जाता है। ठीक है, वीनस को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, और मार्स और जुपिटर, ये जुपिटर है, जुपिटर और मार्स के बीच में ये जो बेल्ट है इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुत छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और इन्होंने एक बेल्ट का फॉर्म ले लिया है। ठीक है, तो ये जो बेल्ट है वो क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। और ये जो जुपिटर है, जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा है साइज में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है हमारा सैटर्न। ठीक है, सैटर्न के आसपास आपको ये रिंग देखने को मिलेगी जो कि इसकी ब्यूटी को बढ़ाता है।
उसके बाद हमारा यूरेनस है और सबसे लास्ट में हमारा है नेपच्यून। ठीक है, देखिए जो प्लैनेट सन से जितनी ज़्यादा दूर होता है उसको सन का एक रोटेशन कंप्लीट करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखिए जैसे मरकरी है, मर्क्यूरी जो है सन के सबसे ज़्यादा पास में है, तो मर्क्यूरी को सन का एक रोटेशन कंप्लीट करने में सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, मर्क्यूरी को लगता है 88 डेज, और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में नेपच्यून को, क्योंकि नेपच्यून सबसे ज़्यादा दूर है। नेपच्यून को कितना टाइम लगता है? 164 ईयर्स। ठीक है, चलिए तो अब हम थोड़ा सन के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सन क्या है, पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के आसपास के लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, सन का रोटेशन लगाते हैं। ठीक है, और सन जो है बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, मतलब बहुत बड़ा है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, है ना, बहुत ही गरम गरम गैसेस का बना हुआ है। ठीक है, और सन क्या करता है, सन इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सन क्या करता है, एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, मतलब एक खींचने वाली फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि पूरा सोलर सिस्टम बंधा हुआ है। ठीक है, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम के लिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, क्योंकि केवल इस सोलर सिस्टम में सन ही एक अकेला स्टार है जिसके पास अपनी खुद की हीट और लाइट है, बाकी सारे प्लैनेट्स को सन से लाइट मिलती है, इसीलिए सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ठीक है, बट जो सन की इतनी ट्रेमेंडस हीट है, इतनी ज़्यादा जो हीट है वो हमें फील इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार भले ही हो, लेकिन हम इससे काफ़ी दूर हैं, है ना। हम कितनी दूर हैं सन से? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ सन से। इस वजह से हमें सन की इतनी ज़्यादा जो ट्रेमेंडस हीट है वो इतनी फील नहीं होती है। अब हम प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, और अगर सन से डिस्टेंस के मामले में अगर उनका ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है हमारा मर्क्यूरी, उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारा वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और सबसे लास्ट में क्या है नेपच्यून। ठीक है, और इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, अब देखो माई मतलब क्या हुआ? मर्क्यूरी, फिर वेरी मतलब वीनस, फिर एफिशिएंट मतलब अर्थ, मदर मतलब मार्स, जो जस्ट मतलब जुपिटर, सर्व्ड मतलब सैटर्न, अस मतलब यूरेनस, एंड नट्स मतलब नेपच्यून। ठीक है, अब देखो जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो क्या करते हैं? सन के अराउंड मूव करते हैं इन फिक्स पाथ्स। ठीक है, और इन फिक्स पाथ्स को क्या कहते हैं? हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ओके, मरकरी जो है सन के सबसे पास का जो है प्लैनेट है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, और इसको 88 डेज लगते हैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है, और वीनस, वीनस क्या? वीनस को अर्थ का ट्विन कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका साइज और शेप जो है अर्थ के सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है अर्थ से, इस वजह से इसको इसका ट्विन भी कहा जाता है। किसको? वीनस को। ओके, अब देखिए अगस्त 2006 तक प्लूटो को क्या करा जाता था? प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता था, प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, लेकिन उसके बाद उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। ठीक है, चलिए तो अब हम थोड़ा अर्थ के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखो हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट जो है सन का, वो क्या है? अर्थ है, मतलब तीसरे नंबर पे अर्थ आता है, और साइज वाइज अगर देखें तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। ठीक है, और जो अर्थ है वो क्या है? साइज में 5th है, और पोजीशन में है 3rd, और इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, मतलब पोल्स पर ये क्या है? थोड़ा सा चपटा। ठीक है, इसी वजह से इसका जो शेप है उस किस तरह का डिस्क्राइब किया गया है? जियोइड शेप। जियोइड मतलब एन अर्थ लाइक शेप। देखिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो लगभग अर्थ के ऊपर, केवल अर्थ के ऊपर अवेलेबल है अभी तक तो। और क्योंकि देखो अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा हॉट है और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, और अर्थ के ऊपर वाटर, एयर, जो कि लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। जिंदा रहने के लिए वाटर और एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अर्थ की जो एयर है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से अर्थ को एक यूनिक प्लानट बोला जाता है। सोलर सिस्टम का एक सबसे अलग प्लानट है ये, ठीक है। और जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ हमें कैसा अपीयर होता है, ब्लू अपीयर होता है, क्योंकि अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है ना। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लानट भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। इसके बावजूद भी सनलाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट्स लगते हैं। चलिए अब हम थोड़ा मून के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो मून है वो हमारी अर्थ का इकलौता सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से कि एक प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है, ठीक है। तो अब देखो इसका जो डायोमीटर है, मून का जो डायोमीटर है वो कितना है, 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का जितना डायोमीटर है उसका 1/4 है। 1/4 मतलब 25% ऑफ द अर्थ्स डायामीटर, ठीक है। तो ये अर्थ से काफ़ी छोटा है, पर ये इतना हमें बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि ये अर्थ के बहुत ज़्यादा पास में है ना। और कोई सी सेलेस्टियल बॉडी इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है अर्थ के, मून सबसे पास में है। और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3,84,400 किलोमीटर हमारे अर्थ से दूर है, ठीक है। तो और जो हमारा सन है वो कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसी वजह से हमें सन और मून लगभग एक ही शेप के दिखते हैं, जबकि सन का जो साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। और जो मून है वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड मूव करने में लगभग 27 डेज लेता है, और एग्जैक्टली उतना ही टाइम उसको अपने खुद के स्पिन को कंप्लीट करने में लगता है, ठीक है। इसी वजह से हमको मून का केवल एक ही साइड जो है वो विजिबल होता है, ओके। अब देखिए मून के ऊपर ऐसी कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है जिससे कि मून के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर सके। सबसे मेन बात तो है कि मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। मून के ऊपर क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं एंड डिप्रेशंस हैं। डिप्रेशन से मतलब बहुत सारे गड्ढे वगैरह हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब मून के सरफेस के ऊपर सबसे पहला जो कदम रखा था वो रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, और इंडिया से सबसे पहला कदम रखा था राकेश शर्मा ने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। तो देखो स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट के अलावा भी ऐसी बहुत सारी टाइनी बॉडीज़ हैं जो कि सन के आसपास क्या करती है, सन के अराउंड मूव करती है, सूरज का चक्कर लगाती हैं, ठीक है। और इन टाइनी बॉडीज़ को बोला जाता है एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। अब ये एस्ट्रॉइड्स कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट का ऐसा व्यू है कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो प्लानट का ही पार्ट हैं। जब कई सालों पहले जब प्लानट में कभी एक्सप्लोजन हुआ होगा, मतलब उनमें उनके अंदर विस्फोट हुआ होगा, तो इसकी वजह से ये जो कुछ पार्ट उनका जो है सेपरेट हो गया उनका, और उसने काय का फॉर्म ले लिया, एस्ट्रॉइड का फॉर्म ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं मेट्रॉइड्स के बारे में। तो देखो ये क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं। रॉक्स के छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सन के आसपास क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इनको बोलते हैं मेट्रॉइड्स। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो मेट्रॉइड्स हैं वो अर्थ के पास में आते हैं और जस्ट गिरने वाले होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब इनका फ्रिक्शन होता है ना, विद द एयर के साथ में जब इनका फ्रिक्शन होता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, हीटेड हो जाते हैं और जल जाते हैं, तो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन उसके वजह से क्या होता है, जब जलते हैं तो बहुत एक फ्लैश ऑफ लाइट आता है, बहुत तेज़ लाइट चमकती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ मीटियोर्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, मतलब पूरी तरह से नहीं जलते हैं और अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर होलो क्रिएट हो जाता है, गड्ढा क्रिएट हो जाता है अर्थ के ऊपर। देखिए रात के समय स्काई में जब हम देखते हैं तो हमें क्या है, ये जो एक वाइट वाइट पाथ देखने को मिलता है, एक्चुअल में ये क्या है, मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर है। क्लस्टर मतलब ग्रुप, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और इसको कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। मिल्की वे गैलेक्सी है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है,
ठीक है। अब पुराने टाइम में एंशिएंट इंडिया में ऐसा इमेजिन किया जाता था कि इसको कैसा माना जाता था, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, है ना, मतलब रोशनी की नदी यहाँ पर बह रही है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, आकाश गंगा। ठीक है। तो अब एक गैलेक्सी क्या होती है, तो एक गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस। मतलब क्या है, एक ऐसा बड़ा सा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, डस्ट है और गैसेस हैं। ठीक है। और इस तरह की मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे मतलब इस यूनिवर्स में है ना। तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि इमेजिन कर पाना कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट अभी इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।